नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पतालों के प्रदर्शन को ग्रेड देने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की। भारतीय मानक ब्यूरो ने यूएसबी टाइप सी रिसेप्टिकल्स, प्लग और केबल्स के लिए भारतीय मानक प्रकाशित किए। ओजोन परत के पुनर्स्थापन के प्रयास सही दिशा में हैं और इससे ग्लोबल वार्मिंग में 0.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि को टालने में मदद मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2050 तक बांधों की 26% भंडारण क्षमता समाप्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात तथा उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर गठित समितियों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी एनएचए ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के तहत अस्पतालों के प्रदर्शन को ग्रेड देने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है। नई पहल के तहत मूल्य आधारित देखभाल की अवधारणा शुरू की जाएगी और इसके अंतर्गत प्रदर्शन के आधार पर भुगतान किया जाएगा। साथ ही सेवा प्रदाताओं को उनके द्वारा उपलब्ध करवाए गए उपचार की गुणवत्ता के अनुसार पुरस्कृत भी किया जाएगा। नई पहल का उद्देश्य ABPMJAY के तहत स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की संख्या की बजाय स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के मूल्य के आधार पर अस्पतालों के प्रदर्शन को मापना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के प्रदर्शन को 5 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर मापा जाएगा। ये संकेतक हैं लाभार्थी की संतुष्टि, अस्पताल में दोबारा भर्ती होने की दर, आउट ऑफ पॉकेट व्यय की सीमा, पुष्टि की गई शिकायतें और भर्ती मरीज के स्वास्थ्य से संबंधित जीवन की गुणवत्ता में सुधार। अस्पताल के प्रदर्शन को सार्वजनिक डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराया जाएगा जिससे कि लाभार्थियों को अस्पताल के चयन में मदद मिलेगी। मूल्य आधारित देखभाल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे गुणवत्तापूर्ण उपचार की मांग बढ़ेगी। मरीजों को जो सेवाएं मिल रही हैं उनके बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सामने आएंगे और उन्हें अधिक संतुष्टि भी मिलेगी। इसके अलावा मरीज केंद्रित सेवाएं प्रदान करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को पुरस्कृत और प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे कि भारत में स्वास्थ्य देखभाल सेवा परिदृश्य में महत्वपूर्ण सुधार होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत अस्पताल में भर्ती होने पर द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। ये लाभार्थी को स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने वाले स्थान पर सेवाओं तक कैशलेस और पेपरलेस पहुंच प्रदान करती है। लाभार्थी परिवारों की पहचान सामाजिक और आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर की जाती है। अगला टॉपिक प्रौद्योगिकी से संबंधित है। भारतीय मानक ब्यूरो ने USB टाइप C रिसेप्टिकल्स, प्लग और केबल्स के लिए भारतीय मानक प्रकाशित किए हैं। BIS ने मोबाइल फोन, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले USB टाइप C पोर्ट, प्लग और केबल के लिए मानक जारी किए हैं। BIS उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। इसका लक्ष्य मार्च 2025 तक देश में बेचे जाने वाले अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए कॉमन चार्जिंग समाधान प्रदान करना है। USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस जो एक तरह का उद्योग मानक है, इसका संक्षिप्त रूप है। USB का उपयोग अलग अलग प्रकार के उपकरणों को किसी प्रोसेसर से जोड़ने के लिए किया जाता है। USB के प्रकारों की बात करें तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। USB A जो कि सपाट और आयताकार होता है, वहीं USB B के कई डिजाइन होते हैं लेकिन ये आमतौर पर वर्गाकार होता है, और USB C ये लघु आयताकार डिजाइन वाला होता है और इसके कोने गोलाकार होते हैं। यूरोपीय संघ में वर्ष 2024 तक सभी मोबाइल फोन, टैबलेट और कैमरे USB टाइप C चार्जिंग पोर्ट के साथ बेचे जाएंगे। दरअसल कॉमन चार्जर की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि प्रति उपभोक्ता चार्जर की संख्या को कम करना जरूरी है और इस तरह से भारत में कम ई अपशिष्ट पैदा होंगे। वर्ष 2021 तक भारत में 5 मिलियन टन ई अपशिष्ट उत्पन्न हुआ था और इसी के चलते ये महत्वपूर्ण फैसला लिया भी गया है। ये लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होगा। लाइफ व्यक्तियों का एक वैश्विक नेटवर्क यानी प्रो प्लेनेट पीपल यानी P3 स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। ये तकनीकी लॉक इन प्रभाव को कम करेगा।
लॉक इन की वजह से उपभोक्ता केवल एक विनिर्माता पर निर्भर रहने को मजबूर होता है। BIS ने बिल्ट इन सैटेलाइट ट्यूनर के साथ डिजिटल टेलीविजन रिसीवर और वीडियो निगरानी सुरक्षा प्रणालियों के लिए भी मानकों को प्रकाशित किया है। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि USB-A, USB-B, USB-B माइक्रो, USB-B माइक्रो स्पीड और USB-C चार्जर किस तरीके के होते हैं। और आइए अब बात करते हैं इंडियन डायस्पोरा की, यानी कि प्रवासियों की। प्रधानमंत्री ने इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारत सरकार के साथ प्रवासी भारतीय समुदाय के जुड़ाव को मजबूत करना है और साथ ही उन्हें भारतीय मूल से फिर से जोड़ना है। दरअसल प्रवासी दिवस 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, इसकी याद में मनाया जाता है। इस वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। प्रवासी भारतीय दिवस के तहत प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके तहत विदेशों में भारत के बारे में बेहतर समझ बनाने, भारतीय हितों का समर्थन करने और स्थानीय भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए काम करने के लिए भारतीय प्रवासियों को पुरस्कृत किया जाता है। प्रवासी एक ही मातृभूमि के लोगों का एक समुदाय होता है जो अलग अलग देशों या अधिकार क्षेत्रों की ओर प्रवास कर गए हैं। प्रवासी भारतीयों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये ब्रांड इंडिया की पहचान को मजबूत करने में मदद करते हैं। प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजे गए विप्रेषण यानी रेमिटेंसेस सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सेतु, मध्यस्थ, सुविधा प्रदाता, लॉबी और पक्ष समर्थक समूहों के रूप में कार्य करते हैं। तकनीकी ज्ञान के हस्तांतरण और वित्त के रूप में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर भारत और यूनाइटेड किंगडम ने यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत की है। इसके तहत दोनों देशों के 18 से 30 वर्ष की आयु के 3000 डिग्री धारक नागरिकों को 2 साल की अवधि के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम में रहने और काम करने की अनुमति दी जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के 5 थीम संबंधी पूर्ण अधिवेशन हुए। इसमें नवाचार और नवीन प्रौद्योगिकियों में प्रवासी युवाओं की भूमिका, भारतीय स्वास्थ्य देखभाल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में भारतीय प्रवासियों की भूमिका, भारत की सॉफ्ट पावर का उपयोग करना, भारतीय कार्यबल की वैश्विक गतिशीलता को बढ़ाना और राष्ट्र निर्माण के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण की दिशा में प्रवासी उद्यमियों की क्षमता का दोहन करना शामिल था। अगली खबर ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ओजोन परत के पुनर्स्थापन के प्रयास सही दिशा में हैं और इससे ग्लोबल वार्मिंग में 0.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि को टालने में मदद मिल रही है। ये निष्कर्ष साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लीशन 2022 शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट में सामने आया है। ये रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA और नासा तथा यूरोपीय आयोग के समन्वय से तैयार की गई है। ये रिपोर्ट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की प्रगति का आकलन करने के लिए 4 वर्षों में एक बार प्रकाशित की जाती है। ये रिपोर्ट क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे लगभग 99% प्रतिबंधित ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उपयोग की चरणबद्ध समाप्ति की पुष्टि करती है। ODS वातावरण में लंबे समय तक बने रहने वाले मानव निर्मित रसायन हैं। ये पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण ओजोन परत को नष्ट करते हैं। वियना कन्वेंशन 1985 में व्यापक विचार विमर्श के बाद ओजोन क्षयकारी पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 को अपनाया गया था। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में ये कहा गया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत की जा रही कार्रवाइयां ऊपरी समताप मंडल में स्थित ओजोन परत के जीर्णोद्धार में योगदान दे रही हैं और अगर इन नीतियों को जारी रखा जाता है तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत को 1980 के स्तर के बराबर लगभग 2066 तक और आर्कटिक के ऊपर वर्ष 2045 तक और शेष विश्व में वर्ष 2040 तक पुनर्स्थापित किया जा सकता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में वर्ष 2016 में किए गए किगाली संशोधन के तहत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध रूप से कम करने का संकल्प लिया गया है, जिससे कि वर्ष 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.3 डिग्री से 0.5 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि को टालने में मदद मिल सकती है। ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना एक अत्यधिक अभिक्रियाशील अणु होता है। ये मुख्य रूप से वायुमंडल के 2 क्षेत्रों में पाई जाती है। पृथ्वी की लगभग 90% ओजोन क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल में पाई जाती है। इसे ओजोन परत के रूप में जाना जाता है। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर गठित समितियों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। हाल ही में गुजरात और उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रस्तुत करने और लागू करने के लिए समितियों का गठन करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।
शीर्ष न्यायालय ने ये कहा है कि राज्यों द्वारा ऐसी समितियों का गठन संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में इस निर्णय को अधिकारातीत यानी अल्ट्रा वायर्स मानकर चुनौती नहीं दी जा सकती। तो अब ये भी जानते हैं कि आखिर अनुच्छेद 162 क्या कहता है। अनुच्छेद 162 के मुताबिक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसे कानून को कहते हैं जो सभी नागरिकों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे कि विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत पर लागू होता है। ये संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है। इस अनुच्छेद के मुताबिक राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता के विरोध में जो तर्क दिया गया है उसमें कहा गया है कि विधि आयोग ने कहा है कि यूसीसी न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। ये अल्पसंख्यकों के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त कर सकती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसके अलावा संसद के पास पर्सनल लॉ पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार नहीं है क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है। वहीं समान नागरिक संहिता के पक्ष में जो लोग तर्क देते हैं वो ये कहते हैं कि इससे लैंगिक न्याय को मजबूती मिलेगी क्योंकि ज्यादातर धार्मिक या प्रथागत पर्सनल लॉ पुरुषों के पक्ष में होते हैं। साथ ही ये अलग अलग समुदायों के लोगों के विवाह, उत्तराधिकार आदि मामलों के संबंध में कानूनों में विसंगति को समाप्त करेगी। इससे कई न्यायिक निर्णय लागू किए जा सकेंगे। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम 1985 एक ऐसा ही मामला था जिसमें न्यायिक निर्णय लागू नहीं हो सका था। अगला टॉपिक बांध सुरक्षा से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2050 तक बांधों की 26% भंडारण क्षमता समाप्त हो जाएगी। ये अध्ययन जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय संस्थान UNUINWEH ने किया था। ये संस्थान जल पर संयुक्त राष्ट्र का एक थिंक टैंक है। रिपोर्ट में इस तथ्य को रेखांकित किया गया था कि तलछट के जमाव के कारण वर्ष 2050 तक 3700 भारतीय बांधों की कुल भंडारण क्षमता में 26% तक की गिरावट आएगी। तलछट के जमाव से जुड़ी और भी कई चिंताएं हैं, जैसे कि इससे पनबिजली उत्पादन में कमी आएगी। जल भंडारण क्षमता कम होने के कारण सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता में कमी आएगी। इससे बांधों की सुरक्षा प्रभावित होगी और साथ ही जल निकासी क्षमता और साथ ही बाढ़ को नियंत्रित करने की क्षमता भी कम होगी। बांध और इसके फाटकों पर लोड बढ़ जाएगा, यांत्रिक उपकरणों को नुकसान पहुंचेगा और कई प्रकार के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव पैदा होंगे। बांधों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। अमेरिका और चीन पहले और दूसरे स्थान पर हैं। भारत में पूर्ण रूप से तैयार और परिचालनरत बड़े बांध 5334 हैं, जबकि 411 बड़े बांध निर्माणाधीन हैं। दरअसल बांधों से पीने और उद्योग उपयोग के लिए तथा सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है। इसके अलावा बांध बाढ़ नियंत्रण में मदद करते हैं। ये जल विद्युत उत्पादन का स्रोत हैं। साथ ही ये अंतर्देशीय नौवहन में सहायक हैं और बांध मनोरंजन स्थल की भूमिका निभाते हैं। लेकिन बांधों से संबंधित चिंताएं भी हैं। दरअसल बहुत सारे बांध जो हैं वो आधी शताब्दी पहले बनाए गए थे और इस तरह से इनके नष्ट होने का खतरा बना रहता है। बांध के पुराने होने पर जानकारी की कमी की भी बड़ी समस्या है। बांधों की सुरक्षा के लिए कई पहलें की गई हैं, जैसे कि विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से बांध पुनर्स्थापन और सुधार परियोजना यानी ड्रिप शुरू की गई है। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पारित किया गया है। इसके तहत केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर बांध सुरक्षा के लिए सशक्त संस्थागत ढांचे की स्थापना के प्रावधान किए गए हैं। बांध स्वास्थ्य और पुनर्स्थापना निगरानी एप्लीकेशन यानी धर्मा का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला देश के 242 जिलों में PMNAM का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किया था। ऐसे उम्मीदवार जो कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12वीं तक उत्तीर्ण हैं, साथ ही वे कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या ITI डिप्लोमा धारक हैं या स्नातक हैं। इसके अलावा इसका लक्ष्य भारत में प्रशिक्षुता के अवसरों को वर्ष 2026 तक बढ़ाकर 60 लाख करना है। सरकार का उद्देश्य प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिवर्ष 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना है। इसके तहत चयनित युवाओं को नवीन कौशल प्राप्त करने के लिए सरकारी मानदंडों के अनुसार मासिक स्टाइपेंड प्रदान किया जाता है। वन रैंक वन पेंशन। उच्चतम न्यायालय ने सशस्त्र बलों के लगभग 25 लाख पेंशन भोगियों को वन रैंक वन पेंशन का भुगतान करने के लिए केंद्र को 15 मार्च 2023 तक का समय दिया गया है। वन रैंक वन पेंशन का उद्देश्य सेवा की समान अवधि के साथ समान रैंक से सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को समान पेंशन प्रदान करना है, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि जो भी हो।
इसके अंतर्गत पेंशन की दरों को समय समय पर संशोधित किया जाएगा। OROP योजना के तहत 30 जून 2019 तक सेवानिवृत्त हो चुके सशस्त्र बल कर्मी को शामिल किया जाएगा। हालांकि इसके तहत 1 जुलाई 2014 से पहले स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को कवर नहीं किया जाएगा। अगला टॉपिक है PPIRP यानी पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। PPIRP एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संकटग्रस्त कॉर्पोरेट देनदार और ऋणदाता के बीच दिवालियापन की कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण में जाने से पहले एक समाधान व्यवस्था पर सहमति बन जाती है। ये बैंक प्रमोटर और खरीदार के बीच सहमत योजना को कानूनी मंजूरी प्रदान करती है। इसे लघु और मध्यम आकार की कंपनियों की ऋण दबावग्रस्तता का सामना करने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2021 के तहत प्रस्तुत किया गया है। PPIRP के कई लाभ हैं। ये व्यवसायों के लिए बहुत कम बाधक है। इसने NCLT पीठों के कार्यभार को कम किया है। ये त्वरित और लागत प्रभावी दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रदान करने में सहायक है। अगला टॉपिक है ओपन एक्सेस मूवमेंट। ओपन एक्सेस एक ऐसी सुविधा है जो ऑनलाइन प्रकाशनों को तत्काल रूप से निःशुल्क और कॉपीराइट एवं लाइसेंसिंग के अधिकांश प्रतिबंधों से मुक्त बनाती है। इसका कई देशों और संस्थानों ने समर्थन किया है और वे इसे व्यवहार में भी लाए हैं। इसे बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव और बर्लिन डिक्लेरेशन ऑन ओपन एक्सेस टू नॉलेज के संस्थागत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रदर्शित स्वरूप में ही अपनाया गया है। यूनेस्को ने एक ऐसे अप्रतिबंधित ओपन एक्सेस का समर्थन किया है जो खुलेपन के सिद्धांत को बढ़ावा देता है। आपको बता दें कि खुलापन प्रगति का एक अनिवार्य तत्व है। गिनी गुणांक। भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने SBI इकोरैप नामक अध्ययन रिपोर्ट जारी की है। इसमें गिनी गुणांक पर चावल और गेहूं की खरीद के हिस्से के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। चावल के लिए इसमें 20 राज्यों को चुना गया है और गेहूं के लिए 9 राज्यों को चुना गया। गिनी गुणांक किसी देश के धनी और निर्धन लोगों की आय और संपदा में मौजूद अंतर को मापने का एक सांख्यिकीय उपाय है। इसका मान 0 से लेकर 1 के बीच होता है। इसमें 0 मतलब पूर्ण समानता और 1 मतलब पूर्ण असमानता। ऋणात्मक आय या संपदा के कारण 1 से अधिक मान सैद्धांतिक रूप से संभव है। यदि गिनी गुणांक में सामान्य वृद्धि होती है तो इसका अर्थ है कि सरकारी नीतियां समावेशी नहीं हैं। साथ ही ये नीतियां गरीबों की बजाय अमीरों को अधिक लाभ पहुंचा सकती हैं। गिनी गुणांक का 0.40 से नीचे का मान आमतौर पर सहनीय सीमा के भीतर माना जाता है। अगला टॉपिक है स्प्रिंट योजना। भारतीय नौसेना ने सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता स्प्रिंट योजना के तहत सशस्त्र स्वायत्त बोट स्वाम्पर्स तैयार करने के लिए किया गया है। स्प्रिंट एक सहयोग आधारित परियोजना है। इसमें शामिल है SPRI यानी सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन R&D थ्रू IDEX यानी कि रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार। N का मतलब है नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन यानी NIIO और T का मतलब है प्रौद्योगिकी विकास त्वरण प्रकोष्ठ यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल TDAC। इसका उद्देश्य रक्षा उद्योग की मदद से नौसेना के लिए 75 स्वदेशी तकनीकों का विकास करना है। अगला टॉपिक जैव विविधता से संबंधित है। हाथियों से संबंधित रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017-18 और वर्ष 2020-21 के बीच रेल दुर्घटनाओं में भारतीय हाथियों सहित 63,000 से अधिक जानवरों की मौत हुई है। हालांकि वर्ष 2010 में हाथियों के साथ होने वाली ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सामान्य एडवाइजरी जारी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। एडवाइजरी में शामिल तत्व हैं रेलवे ट्रैक के किनारों पर वनस्पतियों की सफाई करना, हाथियों के आवागमन के लिए रेलवे ट्रैक के आर पार अंडरपास और ओवरपास का निर्माण करना, लोको पायलट्स को पूर्व चेतावनी देने के लिए साइन बोर्ड लगाना, लोको पायलट गार्ड और स्टेशन मास्टर के लिए संवेदीकरण या जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, रेलवे ट्रैक पर खाद्य अपशिष्ट को फेंके जाने पर रोक लगाना, क्योंकि हाथी इस खाद्य अपशिष्ट के लिए रेलवे ट्रैक पर आ जाते हैं। हवाई का किलाउआ ज्वालामुखी। हवाई द्वीप पर स्थित किलाउआ ज्वालामुखी में फिर से उद्गार हुआ है। किलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित एक सक्रिय शील्ड ज्वालामुखी है। इसमें कम गाढ़े मैग्मा का उद्गार होता है, इसलिए इसकी ढाल कम तीव्र होती है। हवाई मध्य प्रशांत महासागर में 8 ज्वालामुखीय द्वीपों का एक समूह है। इसकी अवस्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये द्वीप पश्चिम में क्योर द्वीप से लेकर पूर्व में हवाई तक अर्धचंद्राकार क्षेत्र में फैला हुआ है। हवाई द्वीप के 51% भूभाग पर ज्वालामुखी है।
अगला टॉपिक है NCGG यानी नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र। अरुणाचल प्रदेश के सिविल सेवकों के लिए सुशासन पर प्रथम क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये कार्यक्रम मसूरी में स्थित NCGG के परिसर में आरंभ किया गया है। NCGG प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये संस्थान बेहतर लोक सेवा वितरण और सुशासन मॉडल स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करता है। ये अलग अलग देशों के सिविल सेवकों के बीच विचारों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसके अलावा ये सिविल सेवकों को सहयोग करने और नए विचारों तथा अवधारणाओं को लागू करने के अवसर प्रदान करने में भी मदद करता है। अगला टॉपिक है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक अत्याधुनिक तकनीकी प्रगति है। ये तकनीकी टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन जैसे मीडिया के नए रूप सृजित करने के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बिक्री, विपणन और ब्रांड संदेश तैयार कर सकते हैं। GitHub Copilot 6 और ChatGPT-1 कोड सृजित कर सकते हैं और डेवलपर की उत्पादकता में मदद कर सकते हैं। ये कई कानूनी शोध सामग्रियों की छानबीन कर सकती है और एक प्रासंगिक, विशिष्ट और कार्रवाई योग्य सारांश तैयार कर सकती है। स्वास्थ्य पेशेवरों को उनके चिकित्सकीय पेशे में मदद कर सकती है। जटिल इंजीनियरिंग, डिजाइन और अवसंरचना निर्मित करने तथा उसे सिमुलेट करने में सहायता कर सकती है। अगला टॉपिक है परशुराम कुंड महोत्सव। अरुणाचल प्रदेश में 12 से 16 जनवरी तक परशुराम कुंड महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये एक वार्षिक मेला है। इस अवसर पर श्रद्धालु मकर संक्रांति पर परशुराम कुंड में पवित्र डुबकी लगाते हैं। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र और भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। परशुराम कुंड एक पवित्र तालाब है। ये लोहित जिले में लोहित नदी के निचले खंड में मिशमी पठार के तेलुंग क्षेत्र में स्थित है। ये कुंड कमलांग आरक्षित वन क्षेत्र के भीतर आता है और रुद्राक्ष वृक्षों यानी इलियो कार्पेसी कुल से आच्छादित वन से घिरा हुआ है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।